उधर आगरा में 8 मस्जिदों में मिले हैं 89 जमाती। 12 पुलिस टीमों ने ऑपरेशन चलाया। सभी जमाती शेल्टर होम में फिलहाल रोके गए हैं। होटल में क्वारंटीन किया गया है। बताया जा रहा है कि विदेश से लौटा हुआ जमाती भी मिला है। एफआईआर भी दर्ज करने की बात कही जा रही है। आज सभी जमातियों की जांच भी करवाई जाएगी। बड़ी खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं। यहां पर भी पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। एक मस्जिद से 89 जमातियों को यहां पर पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। 12 पुलिस टीमों ने यहां पर ऑपरेशन चलाया था और इसी के तहत सभी जमातियों को शेल्टर होम में रखा गया है, क्वारंटीन किया गया है इनको। साथ ही साथ एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही गई है। कहा गया है कि अगर कोई विदेश से लौटा हुआ मिला तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। फिलहाल आज सभी का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन में जितने लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे उन सभी की तलाश की जा रही है। इसी कड़ी में आगरा में 89 लोगों की पहचान हुई है जिनको पुलिस ने फिलहाल क्वारंटीन किया है और इन सभी को मेडिकल जांच के लिए भेजने की तैयारी है। इनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। आगरा से हमारे संवाददाता हिमांशु इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। ये तबलीगी जमात शामिल हुए लोग थे और इनको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त निर्देश दिए। उसके बाद शाम को चेकिंग शुरू हो गई। फिर पुलिस की 12 टीमें एक साथ शहर के 8 मस्जिदों में पहुंची और वहां ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। इन मस्जिदों में छुपे हुए लोग थे ये, जबकि इनको खुद सामने आना चाहिए था, अपनी जांच करानी चाहिए था। ऐसा नहीं कर रहे थे, सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए पुलिस की टीमें लगाई गई और पुलिस की टीम इन्हें लेकर के सिकंदरा क्षेत्र के एक प्राइवेट निजी होटल में रखे हुए हैं और बाहर पुलिस तैनात कर दी गई, क्योंकि ये लोग 2 बार भागने की कोशिश की है वहां से। पुलिस से झड़प भी हुई। उसके बाद पुलिस ने सख्ती बरती और सबको अंदर कर दिया होटल के। फिलहाल सभी अंदर हैं। आज इनका परीक्षण होगा और जो टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट देर शाम तक आएगी लखनऊ से, उसके बाद तय किया जाएगा कि इनको आगे क्या करना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर कासगंज के नगर पंचायत सहावर में बाहर से आए 85 लोगों के मिलने की बात सामने आई है। बाहर से आए सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। सभी को 14 दिन के लिए घरों में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पंचायत सहावर में भी रुकने की व्यवस्था की गई है। बड़ी खबर हम आपको कासगंज से बता रहे हैं। यहां पर भी 85 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो कि बाहर से आए हैं। इन सभी लोगों को फिलहाल 14 दिन के लिए घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पंचायत सहावर का यह मामला है। यहां पर भी इन लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। तो अलग अलग शहरों से जो लोग पहुंचे हैं, पुलिस अब उनकी पहचान कर रही है। जो लोग बाहर से आए हैं, कोशिश ये की जा रही है कि उनको सख्त निर्देश दिया जा सके कि फिलहाल अगले 14 दिनों तक वो लोग अपने घरों के भीतर ही रहें, बाहर ना निकलें। अगर कोई संक्रमित हुआ तो उससे संक्रमण दूसरों को फैल सकता है। लिहाजा यहां पर पुलिस की तरफ से ये निर्देश इन सभी लोगों को जारी कर दिए गए हैं। निजामुद्दीन से लौटे 11 लोग कन्नौज में मिले हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन में धार्मिक जलसा हुआ था और इसमें जो लोग शामिल हुए थे उनमें से कुछ लोग कन्नौज से बरामद किए गए हैं। सैकड़ों लोगों में कुछ कन्नौज के लोग भी थे। हाजीगंज मोहल्ले की मक्का मस्जिद में गुपचुप तरीके से रह रहे थे। सभी लोगों की अब पहचान की गई है और मेडिकल जांच भी करवाई जा रही है। अधिकारियों की निगरानी में इन्हें फिलहाल क्वारंटीन किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कन्नौज से। यहां पर भी कुछ लोगों की पहचान की गई है। बताया जा रहा है कि 11 ऐसे लोग मिले हैं जो कि निजामुद्दीन में जो जलसा हुआ था उसमें शामिल हुए थे और गुपचुप तरीके से कन्नौज वापस आकर एक मस्जिद में वो छुपे हुए थे, वहीं रह रहे थे। जैसे इस बात की जानकारी मेडिकल टीम को हुई, टीम मौके पर पहुंची और सभी का मेडिकल परीक्षण करवाने की बात कही जा रही है। फिलहाल अधिकारियों की निगरानी में सभी को क्वारंटीन किया गया है। तो यूपी के 18 जिलों में एक जिला कन्नौज भी शामिल है, जहां पर निजामुद्दीन में जो जलसा हुआ था उसमें शामिल लोग गुपचुप तरीके से रह रहे थे। और आइए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली की निजामुद्दीन में तबलीगी जमात या यूं कहें कि कोरोना जमात में यूपी के कितने लोग शामिल हुए थे। निजामुद्दीन तबलीगी जमात का कोरोना कनेक्शन क्या है। मेरठ में 19 विदेशी नागरिक मिले हैं जिनके निजामुद्दीन कनेक्शन पर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। मेरठ में मौलाना के घर से 14 जमाती मिले हैं। लखनऊ के अमीनाबाद मरकज में डीएम और कमिश्नर ने छापा मारा तो 6 विदेशी नागरिक यहां पर भी मिले। लखनऊ के ही जामा मस्जिद में पुलिस पहुंची तो पता चला कि यहां पर 10 बांग्लादेशी ठहरे हुए हैं। बहराइच में जमात कराने के लिए बाहर से 19 लोग आए हुए हैं। बिजनौर में तबलीगी जमात के 8 धर्म प्रचारक नगीना की जामुन वाली मस्जिद में मिले। सीतापुर में निजामुद्दीन से आए 10 जमाती मिले हैं, सभी विदेशी हैं।
और भदोही में भी पुलिस को 11 बांग्लादेशी नागरिक मिले हैं। सहारनपुर में विदेश से जमात में आए 14 लोग देवबंद के राजपुरा गांव में मिले हैं, जबकि शामली में 15 लोग ऐसे मिले हैं जो कि निजामुद्दीन में हुई तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। अब इन सभी की पहचान की जा रही है। पुलिस इनको मेडिकल परीक्षण के लिए भेज रही है और सभी को क्वारंटीन किया गया है। दिल्ली की निजामुद्दीन तबलीगी में शामिल होने वालों पर पुलिस अब सख्ती बरतने की तैयारी में है। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो लोग तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। ये कार्रवाई सीएम योगी के निर्देश पर की जा रही है। तो पुलिस एक्शन मोड में है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा, गाजीपुर और सहारनपुर से सामने आई हैं। मथुरा में 51 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जबकि गाजीपुर में 11 लोगों को और सहारनपुर में भी कुछ लोगों की पहचान की गई है। उनको फिलहाल क्वारंटीन किया गया है। 14 लोग ऐसे हैं जो कि मेडिकल टीम की रडार पर है। इधर दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के सदस्यों का एक वीडियो जारी किया है। ये मौलवी जमात की परमिशन लेने थाने गए थे, लेकिन पुलिस ने जमात नहीं करने की हिदायत दी थी। बगैर परमिशन के ये जमात की गई थी। तबलीगी जमात के मौलाना साद का एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ है। ये ऑडियो क्लिप जमात की तकरीर का है। ऑडियो क्लिप में मौलाना कोरोना को मुसलमानों के खिलाफ डराने की साजिश बता रहा है। आपको बता दें कि मौलाना साद तबलीगी जमात दिल्ली के प्रमुख हैं और दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की है। मौलाना साद का वायरल ऑडियो भी हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन पहले इस वीडियो में हो रही बातचीत को भी सुनिए। आपके मरकज में हमेशा 1,500 से 2,000 की गैदरिंग है। बात है पहले से है या बात से? आप मेरी बात को सुनिए जी। पहले मेरी बातों को मेरी घर में सुन लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, ये आप लोगों के लिए आसानी के लिए है। अगर मैं बुला के इस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ऊपर CCTV कैमरा, तो उसका कोई पर्पज है? बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है। 5 आदमी से ज्यादा होंगे नहीं, सारे रिलीजियस प्लेसेस बंद है और ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। ये मेरी सुरक्षा के लिए नहीं है, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। आप लोग जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना ही जी जाएंगे, बचेंगे। लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है ये। वो कुछ नहीं देख रहा, रिलीजन रिलेटेड चीज नहीं देख रहा। तो आप लोगों को बार बार आगाह करने के बावजूद भी ये चीज समस्या हल नहीं हो रही है। अब मैं आपको जो आपके हाथ में नोटिस है, ये नोटिस आपको दे रहा हूं और मोहम्मद असाद साहब के नाम पे दे रहा हूं। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी इश्यू निकला और आप लोगों ने इसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से क्लियर नहीं किया, तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन के लिए मजबूर हूं। सर, आप कह रहे हैं हमने 1,500 लोग कल भेजे हैं यहाँ से, और अभी कितने लोग हैं वहां? अभी 2,500 में से एक रह गए हैं। 1,500 हम भेज चुके हैं और अभी भेज रहे हैं। मैं ये पूछ कि क्या तुम मुझसे भाग जाओगे? तुम मुझसे भाग जाओगे? कौन सी ऐसी जगह है जहां तुम अल्लाह ताला के कुदरत के निजाम और कुदरत के दायरे से बाहर निकल जाओगे? और ये मौका अल्लाह ताला से माफी मांगने का होता है। ये मौका इसका नहीं है कि आदमी महज डॉक्टरों की बातों में आकर नमाजें छोड़ो जी, मुलाकातें छोड़ो। 70,000 फरिश्तों को तुम क्यों नहीं यकीन करते? क्यों नहीं यकीन करते? क्या 70,000 फरिश्ते मेरे साथ हैं? फिर भी बीमारी आ गई कि जब अल्लाह ताला ने मेरे लिए बीमारी मुकद्दर कर दी, तो मैं किसी डॉक्टर किसी दवा को साथ रखकर कैसे बच सकूंगा? जब 70 फरिश्ते मेरे साथ हैं फिर बचाव नहीं हुआ। 70,000 फरिश्ते मेरे साथ हैं फिर बचाव नहीं हुआ, तो अब इसके अलावा और दुनिया की मादी ताकतें मेरा क्या दिफा कर लेती? अल्लाह मुझे माफ फरमाए। जिनकी अक्लों पर गैरों का तसल्लुत होता है, वो उनको ये मशवरे देते हैं कि आप मस्जिदें बंद कर दीजिए ताकि लोग जमा ना हो। अरे तो मैंने अर्ज किया कि ये मौका मस्जिदों को छोड़ने और बिखरने का नहीं है। क्यों इस बात पर यकीन आ गया कि हम मिलेंगे तो बीमारी फैलेगी? इसका यकीन क्यों नहीं है कि हम आमाल की निस्बत पर जमा होंगे तो अल्लाह ताला इन हल्कों पर फरिश्तों को नाजिल करेंगे और फरिश्तों के नुज़ूल से दुनिया के अंदर सुकून और राहत, क्योंकि आप जानते हैं तरकीब नजर आ गई कि मौका है ये मुसलमानों को अमल से रोकने और बखेरने का, ताकि इनके दिलों में हमेशा के लिए ये बात बैठ जाए कि भाई बीमारी उड़कर लगती है, किसी से मुसाफा ना करो, बीमारी लग जाएगी। किसी के पास चलकर मत जाओ, किसी के पास मत बैठो। अरे आज अगर इस बीमारी की वजह से मुसलमान का ये अकीदा बन जाता है, बीमारी खत्म हो जाएगी, मगर ये अकीदा खत्म नहीं होने का। मुसलमानों की दरमियान तफरीक पैदा करने, इनके दरमियान की मोहब्बतें खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। एक प्रोग्राम बनाया गया है, जी हाँ, ऐसा नहीं है, प्रोग्राम बनाया गया है।
कि मुसलमानों को मुसलमान से अलग करने और इन्हें गैरों की तरह अछूत बनाने के लिए ये बहाना अच्छा है, ये बहाना अच्छा है। हाँ ठीक है, जिसको बीमारी यकीनी हो चुकी है, नजर आ गई है, उससे एहतियात करने में कोई हरज नहीं है, सुन्नत ये भी है, लेकिन मुसलमान से न मिले। उधर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जमात की घटना को देश के खिलाफ बता रहे हैं। महंत ने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है जो कोरोना वायरस को लेकर के फैलाने पूरे भारत में आए हैं, क्योंकि इनके यहाँ ऐसा भी है कि मैं स्वयं मर जाऊंगा और भारत को तबाह कर दूंगा, ऐसी इनकी इच्छा है। तो मैं कहने में संकोच नहीं कि हमारे भारत में बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे भी हैं जो भारत के हित की बात करते हैं। तो भारत को तबाह करने में आप लोग सफल नहीं हो पाएंगे। हम सारे साधु संत महात्मा धर्माचार्य इस बात की मांग करते हैं कि जांच की जाए। और लॉकडाउन के 8वें दिन प्रदेश का क्या हाल है, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। बारी बारी से हम सभी का रुख करेंगे। लखनऊ से प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगरा से हमारे संवाददाता आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैनपुरी से संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़े हैं, बहराइच से संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, मैं पहले आपके पास ही आऊँगा। आज लॉकडाउन के 8वें दिन किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं? क्या हर तरफ पालन हो रहा है इसका? आवाज नहीं मिल पा रही शायद। प्रशांत, मैं आपके पास आ रहा हूं। किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं? क्या लॉकडाउन को लेकर जो निर्देश जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसका पालन हो रहा है लखनऊ में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम राजधानी लखनऊ के पॉलिटेक्निक पर हैं और पॉलिटेक्निक चौराहे पर आप देखिए कि हमेशा ये गुलजार रहने वाला चौराहा था और आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो सरकारी दिशा निर्देश है उनका पालन हो रहा है। आवश्यक वस्तुओं के अलावा यहाँ किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस मुस्तैद है हर जगह पर और साथ ही साथ जो लोग अनावश्यक आ रहे हैं उनको लौटा दिया जा रहा है। स्पेशल जो सर्विसेज हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज है, बस उन्हीं को आने जाने दिया जा रहा है। जो लोग आवश्यक कार्यों में लगे हुए हैं उन्हीं को सिर्फ आने जाने। पास जो यहाँ जारी किया गया जिला प्रशासन द्वारा, उसकी जो है पूरी तरीके से तस्दीक करने के बाद ही जाने दिया जा रहा है। उसके अलावा अन्यत्र अगर बात करें, राजधानी लखनऊ में कल इसको तोड़ने वाले 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है और साथ ही साथ में उन लोगों को भी वहां से, कई लोगों को वहां से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। साथ ही साथ जो 23 विदेशी नागरिक जो निजामुद्दीन से यहाँ आए थे उनको भी जो है चिन्हित किया गया है यहाँ की 3 मस्जिदों में। साथ ही साथ उनको क्वारंटाइन करने के साथ साथ जो है उनको आवश्यक जगह पर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं और विशेष रूप से अगर बात करें उन मस्जिदों को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। जिला प्रशासन पूरी सजगता के साथ उन लोगों को चिन्हित कर रहा है जो लोग यहाँ पर आए हुए थे, जो विदेशी अन्य थे। अगर बात करें इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में जो अन्य विदेशी छात्र यहाँ पर रुके हुए थे उनको भी अलग क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो कुल मिला के लॉकडाउन में जो भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे उसके पालन पूरी तरीके से सख्ती के साथ भी पुलिस भी करवा रही है। आगरा चलते हैं। आरिफ, क्या अपडेट है आपके पास? कैसी तस्वीर देख पा रहे हैं? कि अमित, जिस तरह से लॉकडाउन किया गया था उसके बाद पूरा शहर कहें या पूरा जिला कहें पूरी तरह से बंद है। लोग बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पहले दिन से ही लॉकडाउन का बहुत ठीक ठाक से पालन किया जा रहा है। मैंने खुद जाके पूरे शहर में घूमा और हालात ये थे कि बिल्कुल कर्फ्यू जैसे हालात हो गए थे। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि ये लॉकडाउन कर्फ्यू ही है, तो निश्चित तौर पर लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं। सिर्फ जो आवश्यक जरूरी सामान के लिए जरूरी सामान को खरीदना है वही बाहर निकल रहे हैं। तो लॉकडाउन की बहुत सख्ती से यहाँ पालन किया जा रहा है। तमाम जो नियम बनाए गए हैं प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा, वो लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं। कल दिन भर जो जिस तरह से जमात का मामला सामने आया था उसके बाद कई मस्जिदों में छापेमार कार्रवाई हुई जिसमें 89 लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं या पकड़े गए हैं और उनको एक जगह पे क्वारंटीन कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर यह है कि जिस तरह से सरकार पूरी तरह संजीदा है कि जो कोरोना है उससे लड़ाई लड़नी है, उसको लेकर प्रशासन बहुत सख्त है। यहाँ लोग पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और कई बार ये देखा गया कि चूंकि कई जगह देखा गया है भीड़ इकट्ठी होती है, लेकिन यहाँ भीड़ इकट्ठी बहुत कम हुई। सुबह के वक्त जिनको सामान खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, बस थोड़ी बहुत भीड़ जमा होती है। बाकी के अलावा पूरे दिन ऐसा रहता है जैसे पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया हो। चलिए, अच्छी बात है। लोगों के सपोर्ट के बिना संभव नहीं भी हो पाएगा कि हम इस लड़ाई से जंग जीत जाएं। हम रुक कर लेते हैं अब मैनपुरी का, जहां से आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैनपुरी को आपको बता दूं कि आज 8वां दिन है लॉकडाउन का, लेकिन मैनपुरी की तस्वीर बिल्कुल जुदा है।
आज सुबह हो या दोपहर हो, पुलिस तो नजर आती है, लेकिन पुलिस के साथ साथ लोग भी इसका पालन नहीं करेंगे। हम अपने सहयोगी से कहेंगे जरा तस्वीर दिखाए कि सुबह का वक्त है लेकिन बेवजह लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था काफी संख्या में लोग यहाँ से गुजर रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा आखिरकार किन कारणों से आप बाहर निकले हुए हैं, तो बोले सुबह का वक्त है और हम बोर हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्रशासन को सख्त होना चाहिए जो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, कोरोना जैसे खतरनाक वायरस की गंभीरता को नहीं ले रहे हैं, अभी भी सजग नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आने वाला समय बहुत ही सख्त होगा। हालांकि जिले के आला अधिकारी तो सक्रिय हैं, वो खुद सुबह से ही सड़कों पर निकल लेते हैं, बॉर्डर चेक करते हैं, चूंकि जगह जगह बॉर्डर सील किए गए हैं। लेकिन अगर शहर के हालात की बात करें तो शहर में लोगों का आवागमन जारी है, अनावश्यक रूप से सड़कों पर नजर आते हैं, चाहे वो शहर का राधा रमन रोड या कचहरी रोड हो। तमाम ऐसे रोड हैं जहां बेवजह लोग सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं, कोई पैदल चलता है तो कोई बाइक से चलता है। तो ऐसे लोगों पर प्रशासन को सक्रिय होना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। जब ये लोग निकलते हैं तो और लोग भी निकलने की हिम्मत जुटाते हैं। अगर इन लोगों पर प्रशासन सख्त होगा तो निश्चित रूप से जो अनावश्यक कार्यों से लोग बाहर निकलते हैं वो घरों से नहीं निकलेंगे और पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। कि शर्मनाक है कि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और दलील ये दे रहे हैं कि बोर हो रहे थे, इस वजह से बाहर निकल आए हैं। अखिलेश बहराइच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, क्या बहराइच में भी कुछ लोग बोर हो रहे हैं या फिर वहां पर लॉकडाउन का पालन हो रहा है? अमित मैं बता दूं आज 8वां दिन है लॉकडाउन का और बहराइच में भी पूरी तरीके से मुस्तैदी है, लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं। हालांकि यह है कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक जो ढील दी जाती है दूध और सब्जी खरीदने के लिए, उसमें लोग जरूर निकल रहे हैं, मगर पूरा दिन सन्नाटा पसरा रहता है। और बहराइच के बारे में बता दूं कि ये इंडो नेपाल बॉर्डर का सटा जिला है और यहाँ जो नेपाल की सीमाएं हैं वो खुली रहती हैं हमेशा। और जब जैसे प्रशासन ने ये लॉकडाउन का किया, उसके यहाँ जिला प्रशासन ने तुरंत एहतियातन कदम उठाया और नेपाल से जितनी जो रास्ते आते हैं सब लॉक कर दिया है। इसी का नतीजा है कि आज बहराइच में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। 30 से ज्यादा जांचें हो चुकी हैं मगर किसी को कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है, तो बड़ी राहत भरी बात है। हालांकि बहराइच में और यह है कि गांव में भी थोड़ा सिस्टम से लोग बाहर निकल रहे हैं। यहाँ जिला प्रशासन को गांव में भी ध्यान देना चाहिए कि लोगों को सब्जी कैसे मिले, वहाँ आवश्यक जो चीजें हैं, दैनिक चीजें हैं, वो कैसे मिले। हालांकि बहराइच जो शहर है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों की आजीविका प्रभावित न होने पाए। इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बारी बारी से तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।